देश के अंदर 26/11 के बाद सिमी पर बैन कर दिया गया। ये पाया गया था कि सिमी का हाथ उसमें है और सिमी के संपर्क में पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी संगठन थे जिनकी शय पर यहां कई जगह बम ब्लास्ट किए गए थे। उसके बाद सिमी पर 27 सितंबर 2001 को प्रतिबंध लगा दिया गया। उस प्रतिबंध को कंटिन्यू किया गया और मोदी सरकार आ गई तो अब 5 साल के लिए उसको और बढ़ा दिया गया। केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में सिमी की तरफ से जो वकील थे वो दलील रख रहे थे कि ये प्रतिबंध अनावश्यक रूप से लगाया गया है, ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं है और हम तो धार्मिक काम करते हैं। उस पर केंद्र सरकार की तरफ से हलफनामा दिया गया और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जो यहां सब चल रहा है इसमें ये भारत में क्षेत्रीय अखंडता को खतरे में डाल रही थी सिमी। इनकी जो शपथ है उस शपथ में ये देश से मानवता की मुक्ति और इस्लाम की स्थापना की बात करते हैं, यहां लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं और ये जो संगठन है ये बाकायदा भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सपना दिखाकर लोगों को अपने से जोड़ती है, एक धार्मिक उन्माद फैलाने की बात करती है। और सबसे बड़ी बात यह कि जो इसमें मेंबर जुड़ जाते हैं वो भारत के संविधान में विश्वास नहीं रखते। जब भारत के संविधान को नहीं मानते, भारत के कानून को नहीं मानते, भारत की सरकार को नहीं मानते, तब फिर ये भारत में कर क्या रहे हैं ये एक बड़ी बात है। तो अपना एक एजेंडा चला रहे हैं, इसलिए सिमी पर बैन कंटिन्यू रहेगा और 5 साल के लिए और बढ़ाया गया। लेकिन उसके बाद एक पीएफआई आ गया और पीएफआई में छात्र विंग, महिला विंग, बच्चों की विंग, यहां तक कि मस्जिदों के मौलानाओं तक को उन्होंने उसमें जोड़ रखा है। अब इसको भी प्रतिबंधित कर दिया गया और आपको बता दें पीएफआई पर बैन लगा, लेकिन उससे जो कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं उनकी एक्टिविटी बंद नहीं हुई है। अभी हाल ही में केरल के अंदर एनआईए ने रेड की और चौंक गए कि वहां एक पत्रकार है, कहने को वो रिपोर्टिंग करता है, पत्रकारिता करता है, लेकिन वो सिमी या यूं कहें आज की पीएफआई, और वो भी अब बैन हो गई है, तो पीएफआई के लिए काम कर रहा था और काम रिपोर्टिंग का, लेकिन असल में वो गैर इस्लामिक लोगों का डाटा इकट्ठा करता था और इकट्ठा करके उन लोगों की बात करना, उन तक पहुंचना, और कहीं ना कहीं उसकी कोशिश थी कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जाए। केरल से जो पत्रकार पकड़ा गया है उसका नाम मोहम्मद सादिक है और यह लश्कर तैयबा के लिए काम करता है और आईएसआईएस में लोगों को शामिल करने के लिए उकसाता है, लोगों का ब्रेन वॉश करता है। पत्रकार बनकर लोगों के पास जाना, फिर बातचीत करना और रिपोर्टिंग के हवाले से बात करना, यह उसका एक जरिया था। और आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश के जो हाथरस में कांड हुआ था, जहां एक दलित बच्ची के साथ गलत काम हुआ था, उस समय भी केरल का ही एक जो है पत्रकार, जो कप्पन, सिद्दीकी कप्पन, वो वहां रिपोर्टिंग के नाम पर जा रहा था। और जब उसको उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मथुरा में गिरफ्तार किया तो पता चला कि वो माहौल खराब करने की नीयत से वहां आ रहा था और उनको कहीं फंडिंग भी हुई थी, उसको लेकर ईडी ने केस दर्ज किया था। लेकिन जैसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दे दी, जमानत मिल गई और इसके कारण से वो अभी आजाद है। लेकिन सवाल उस समय भी उठ रहा था कि एक व्यक्ति केरल से चलकर उत्तर प्रदेश में आ रहा है पत्रकारिता करने के नाम पर या कुछ और करने के नाम पर। तो ये सवाल उठते रहे हैं, लेकिन ये तय है कि सिमी को भी भारत सरकार ने बैन किया, वो फिर भी उसके कार्यकर्ता एक्टिव हैं। पीएफआई नाम रख लिया, पीएफआई को बैन किया, उसके भी कार्यकर्ता एक्टिव हैं। और आपको बता दें सिमी के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट केंद्र की सरकार ने दिया, उन्होंने बताया कि यह प्रतिबंध बेशक हो गया है, लेकिन ये अलग अलग नाम से अलग अलग राज्यों में एक संगठन चलाते हैं, ये कवर के रूप में काम करता है, जिसमें आपको बता दें जो तमिलनाडु है वहां वहादत ए इस्लामी, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, दिल्ली में इंडियन मुजाहिदीन, कर्नाटक में अंसारुल्लाह, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मुत्ताहिदा मिहाद, मध्य प्रदेश में वहादत उम्मत, पश्चिम बंगाल में नागरिक अधिकार सुरक्षा मंच, ये नाम से काम करता है। अब आप समझिए
पश्चिम बंगाल में नागरिक अधिकार सुरक्षा मंच कोई समझ सकेगा कि ये कोई देश के विरोध में काम करने वाले लोगों को कवर करने का काम कर रहा है? मतलब यह है कि अगर कोई कार्यकर्ता पीएफआई या सिमी का जुड़ा हुआ जो अभी जेल नहीं गया है, वो अगर कहीं एक्टिविटी में पकड़ा जाता है तो पीछे से ये नागरिक अधिकार के नाम पर, उसकी सुरक्षा के नाम पर उसको वकील मुहैया कराना, उसके बारे में मीडिया में बोलना, ये सब काम करते हैं। और जितने संगठन मैंने नाम दिए, अलग अलग नाम है इनके, कैसे पता करोगे कि कौन रियल में एनजीओ का काम कर रहा है, कौन देश हित में काम कर रहा है, या कौन देश को तोड़ने की प्लानिंग कर रहा है? ये अपने आप में बता रहा है कि कुछ लोगों की मानसिकता अभी भी इस देश में इसी तरह की है। और ये जो दिक्कत है, ये असल में 1947 में कांग्रेस की देन थी कि देश का बंटवारा हुआ धर्म के आधार पर, और फिर भी नेहरू जी ने यहां उन लोगों को रोक दिया, ये कहकर के भाई इनको तो नहीं जाने देना है। एक इस्लामिक राष्ट्र पाकिस्तान बना दिया, दूसरा इस हिंदुस्तान को भी उसमें धीरे धीरे बदल देंगे। इस प्लानिंग का खुलासा हुआ है, आतंकवाद लगातार प्रहार हुआ है। तो मोदी सरकार ने 2014 के बाद से जिस तरह से आतंकवाद पर प्रहार किया, बॉर्डर पार से आने वाले आतंकवादियों को सेना और हमारी सुरक्षा बल कुछ ही घंटों में अब मार गिराती है। लेकिन सवाल यह है कि जो भेष बदलकर और नाम बदलकर समाज के अंदर बैठे हुए लोग हैं, इनको आप कैसे कंट्रोल करोगे? आपको बताएं, अभी दिल्ली में जो हुआ, दिल्ली में जो पकड़े गए यहाँ 2 ऐसे लोग, उनका अगर आप देखेंगे तो उनको क्या नाम दिया गया? यहाँ पे पकड़े गए, देखने में मिलेगा कि भाई आपको जो है यहाँ जो गिरफ्तार हुआ नौशाद और जगजीत सिंह मोहल्ले में रह रहे थे, आम लोगों के बीच, हैंड ग्रेनेड मिले इनसे। दिल्ली पुलिस ने जब इनकी जांच की है तो पता लगा कि ये नेपाल के रास्ते पाकिस्तान जाते थे और वहीं से फर्जी पासपोर्ट बनवा कर नेपाल से पाकिस्तान जाना और वहां से आतंकवादी एक्टिविटी सीख कर आना। यानी पूरा नेक्सस तैयार है, गतिविधि तैयार है। देश के अंदर बैठे हुए ये जो लोग हैं, इनको कैसे कंट्रोल करेंगे? ये एक बड़ी समस्या है। आपके और हमारे बीच बड़ी बड़ी बातें करना, देश हित की बातें करना, ऊपर से देखने में पत्रकार, कोई साहित्यकार, कोई प्रोफेसर, और अंदर उनके मंसूबे हैं इस देश को तोड़ना। और इसीलिए ये चुनौती बनी हुई है। एनआईए लगातार कार्रवाई कर रही है। जैसे मैंने कहा, केरल में कई बार ऐसे छापेमारी हुई है। पिछले दिनों हमने देखा कि राजस्थान से भी इस तरह से पीएफआई जो कि बैन हो चुका है, उसके कार्यकर्ता काम कर रहे थे। और ये बड़ी दिक्कत है कि आपने संगठन बैन कर दिया और जिन पदाधिकारियों के बारे में कुछ दस्तावेजों के सहारे एनआईए को कुछ जानकारी मिल पाई है, वो तो जेल में गए। लेकिन जो लाखों लोग इन्होंने ब्रेन वॉश करके एक धर्म युद्ध के नाम पर इस देश में जो तैयार करे हैं, वो स्लीपर सेल की तरह शांत बैठे हैं, लेकिन एजेंडे पर काम चल रहा है। इसमें राजनीतिक दल के नेता भी हैं, और राजनीतिक दल के नेता खुलकर बयान दे देते हैं, क्योंकि उनको अगर कुछ कहें तो कहेंगे साहब हमारे खिलाफ तो मोदी सरकार कार्रवाई कर रही है, बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। लेकिन ये बाज नहीं आ रहे हैं। जिस तरह का बयानबाजी ये करते हैं, इसमें ये कभी भी सुधरने वाले नहीं हैं। और आपको बता दूं, आरजेडी के एक नेता ने जिस तरह का बयान दिया है, वो अपने आप में एक चौंकाने वाला बयान है। और उसने ये बयान दिया, आपको बता दूं, आरजेडी के नेता गुलाम रसूल बलियावी, उन्होंने झारखंड के हजारीबाग में एक सभा को संबोधित कर रहे थे, और वो एक आपत्तिजनक बयान उन्होंने दिया। उन्होंने कहा, मेरे आका की इज्जत पर हाथ डालोगे तो अभी हम करबला मैदान में इकट्ठे हुए हैं, उनकी इज्जत के लिए हम शहरों को भी करबला बना देंगे। खुद को सेकुलर बताने वाली पार्टी, वो नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग उन्होंने नहीं की। कोई रियायत नहीं होगी, क्योंकि मेरी जिंदगी मेरी नहीं है, मेरी सांसें भी मेरी नहीं है। जीने की तमन्ना वो करे जिसके पास रसूल का नूर ना हो। हम तो इसी आरजू और तमन्ना से जीते आए हैं कि मरने के बाद भी एक दिन ऐसा आएगा जब कोई नहीं रहेगा। ये गुलाम रसूल बलियावी जो हैं, आरजेडी के नेता हैं, और इस तरह का खुलकर मंच से भाषण दे रहे हैं, तो समझिए ये जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि आज हम राख में दबे पड़े हैं, लेकिन समय आएगा
तो हम चिंगारी बनकर, आग बनकर बरसेंगे। इससे ज्यादा खुलकर और कौन बोलेगा? इससे ज्यादा खुलकर और धमकी क्या होगी देश को? लेकिन आरजेडी के नेता हैं, जिस तरह से हमने देखा कि बिहार के अंदर कुछ नेता तो रामचरितमानस पर सवाल उठा रहे हैं, मतलब सीधा इसलिए कि मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ रिझाया जा सके। तो आज हालत बिहार की आप देख लीजिए, आज यही हालत झारखंड की देख लीजिए। ये क्या हो रहा है? सवाल तो यह है कि ये जो दीमक की तरह अंदर से देश को खोखला करने की कामयाब उसमें लगे हैं, षड्यंत्र में, इनका कैसे इलाज हो? इनका इलाज जनता के हाथ में है। कम से कम राजनीतिक दलों के नेताओं का इलाज तो हमारे हाथ में है। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में लोग भूल जाते हैं हमारे देश में किस तरह देश का बंटवारा हुआ, लाखों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, लाखों महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, लूटा गया, और लगातार बम विस्फोट, कत्लेआम, टारगेट किलिंग। लेकिन उसके बावजूद भी जब चुनाव आते हैं तो हम देखते हैं ये तेरी पार्टी, ये मेरी जात का, ये तेरे जात का, और इसलिए जातियों में बटे हुए हैं। और इसीलिए ये जो समाज के अंदर बैठे हुए देश विरोधी लोग हैं, इनका इलाज नहीं हो पा रहा है। बात सिमी और बात पीएफआई की नहीं है, ये बात है कि समाज में ऐसे लोग बैठे हैं जो इसी देश में, इसी देश का खाकर पले बड़े, लेकिन उनके मंसूबे हैं कि इस देश को कैसे तोड़ा जाए। बिल्कुल है तो ऐसे ही जैसे जिस पेड़ पर आप बैठे हैं साग पर, उसी को काटने का काम कर रहे हैं। इन लोगों को यह समझना चाहिए कि जो ये इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे हैं, जिस तरह से ये देश के विरुद्ध एक्टिविटी में शामिल हैं, पत्रकार, साहित्यकार, फिल्मकार, राजनीतिक दलों के नेता, अगर इस भारत को आपने इस्लामिक राष्ट्र बना दिया तो पहले पाकिस्तान को ही देख लो, वहां क्या हो रहा है। 1947 में हमारे ही देश के साथ अलग हुआ, लेकिन आज वहां क्या हाल है कि वहां रोटी रोटी को मोहताज हैं, भिखारी बन गया है, चीन का गिरवी रखा हुआ है, वहां की जनता त्राही त्राही कर रही है। क्या ये भारत को भी इसी तरह का देश बनाना चाहते हैं? तो क्या भारत को भी इसी तरह बनाओगे? दिक्कत यह है कि यहां 2 समय का खाना पेट भर मिल रहा है, और मोदी सरकार ने तो जब से आई है कोरोना काल के बाद से, 2020 से अभी आप समझ लो 2 साल हो गया, फ्री में राशन मिल रहा है, महीने में 2 बार भी मिला। पहले गेहूं मिलता था, चावल मिलता था, अब उसके साथ दाल भी मिल रही है, नमक और तेल भी दिया। इन लोगों को लगता है कि ये जो सब मिल रहा है ये यूं ही आ गया। ये बहुत देश में ऐसे लोग हैं जिनकी जनता की गाढ़ी कमाई है। मोदी जी कोई नौकरी नहीं करते, मोदी जी के कोई खेत नहीं है कि जहां वो चावल और गेहूं पैदा होता है और वो बांट देते हैं पब्लिक में। वो इस देश के टैक्स देने वाले लोगों का पैसा है, मेरे जैसे, आपके जैसे आम जनता का पैसा है, और उस पैसे से सरकार गेहूं, चावल, दाल किसान से खरीदती है और उसी को बांट रही है। तो अगर ये देश में मेरे जैसे टैक्स देने वाले लोग नहीं रहेंगे, और मेरे जैसे का मतलब ये खाली एक कम्युनिटी से नहीं है, उसमें मुस्लिम भी हैं, उसमें सिख भी हैं, उसमें ईसाई भी हैं, सर्व धर्म के लोग हैं। वैसे लोग जो इस देश की तरक्की में कुछ रोजगार कर रहे हैं, कोई अपना बिजनेस कर रहे हैं, कोई अपनी दुकान चला रहे हैं, और या मेरे जैसे टैक्स पेयर हैं, वो जब टैक्स दे रहे हैं तो वो जब नहीं रहेंगे क्या होगा? ये देश पाकिस्तान नहीं बन जाएगा। क्या बनाना चाहते हैं इस देश को? हमने तो 2 देश देख रहे हैं, हम तालिबान देख रहे हैं, अफगानिस्तान में क्या हाल है। ये जो सोच है, इस सोच को खत्म करने के लिए जब तक जो ऐसे लोग हैं, जब ये आपके पास किसी के पास आए, तब इनसे ये सवाल करें कि आप जिस मंसूबे को पाले हुए हैं, यदि इसको आप पूरा कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा। मोदी सरकार अगर नहीं होती 2014 से लेकर अभी तक, तो सोचिए क्या होता। ये जितने संगठन मैंने बताए तो सब फुल पावर से काम कर रहे होते हैं। 2047 का एजेंडा, मुझे नहीं पता इतना लंबा टाइम क्यों उन्होंने
ये खुलासा हुआ है, एजेंसियों ने खुलासा किया, लेकिन मैं तो इस बात से आश्वस्त हूं कि यदि 2014 में मोदी सरकार नहीं आई होती तो 47 तो बहुत दूर है, ये 2025 में इस्लामिक राष्ट्र घोषित हो गया होता। क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ की न्याय प्रणाली, यहाँ की व्यवस्थाएं, यहाँ की सेना का हाल, वो अखबार की कटिंग में देख रहा था जब आज के जो केंद्रीय मंत्री हैं जनरल वीके सिंह रिटायर, उनका एक बयान छपा पुराने अखबार में मैं देख रहा था। उसमें बयान में आ रहा था सेना के पास मात्र 3 दिन का बारूद गोला बचा है। सोचिए क्या स्थिति करके डाल दी थी इस कांग्रेस ने। तो ये तो 47 नहीं 25 में ही हो जाता। पाकिस्तान बम ब्लास्ट कराते, उनके आतंकवादी संगठन भारत में पैठ बनाते, और जो ये उनके लिए स्लीपर सेल हैं, ये सारे मिलकर के पूरे देश में दंगे कर रहे होते, तो लोग या तो कन्वर्ट हो जाते डर के, या तो मारे जाते, या तो देश छोड़कर भाग जाते। तो 47 तो बहुत दूर है। प्लानिंग चल रही थी और अभी की, और हमने कई शहरों में देखा है लोगों को पलायन करते हुए, हमने बहुत न्यूज सुनी है। लेकिन आज अगर ये रुका है तो ये मोदी सरकार की कोशिश नहीं है, इसमें सुरक्षा एजेंसियां भी जुड़ी हैं, इसमें NIA, दिल्ली पुलिस, बाकी फोर्स, ये सब मेहनत कर रहे हैं। तो क्या आपका और मेरा ये काम नहीं है, जो इस देश को भारत माता मानते हैं, अपनी मां मानते हैं, इसको पूजते हैं और यहीं खा रहे हैं और पले बढ़ रहे हैं? ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी नहीं है? इस वट वृक्ष के नीचे जितने लोग हैं, समझिए अगर कोई पेड़ कटता है तो जितने लोग वहां बैठे हैं, पक्षी, सबका नुकसान है। लेकिन वो मुट्ठी भर लोग बस अपने निजी स्वार्थ में इस देश को तोड़ने का सपना देख रहे हैं। पूरा तो नहीं होगा, क्योंकि अब राष्ट्रवादी लोग जागृत हो चुके हैं। लेकिन अब इस जागृति को, जनता को एक अभियान बनाना पड़ेगा कि जिस तरह से RJD के नेता खुलकर बोल रहे हैं, जिस तरह से AIMIM के उवैसी खुलकर बोलते हैं, इस तरह से देश विरोधी एक्टिविटी करने वाले लोग या इस तरह की बयानबाजी करने वाले लोगों को राजनीति में कोई जगह नहीं है। और इसके लिए एक होना पड़ेगा राष्ट्रवादी ताकतों को। अगर आपको लगता है कि ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है, तो निश्चित जानिए जागृति करने का समय है। कई सारे संत इसमें जुटे हुए हैं कि वो जातियों को भूलकर केवल एक बात याद रखें कि भाई हाँ, हम सब एक हैं। मोदी सरकार की कई कोशिश है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन ये उनका नारा है, क्या ये जनता का भी नारा है? इसके लिए जनता को काम करने पड़ेगा, देश को काम करना पड़ेगा। और देश के जो शिक्षाविद हैं, देश के जो आध्यात्मिक लोग हैं, देश के जो संत समाज हैं, उसमें हर धर्मों के लोग, उनको आना पड़ेगा और लोगों को समझाना पड़ेगा, वरना इस देश को टूटने में देर नहीं लगेगी।